नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो मैं आज फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के अपडेट्स और टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूँ। क्योंकि जितने सारे दोस्त एज़ ए स्विंग ट्रेडर्स के हिसाब से काम करते हैं और जितने सारे दोस्त लॉन्ग टर्म के हिसाब से काम करते हैं, तो उसके लिए इस वीडियो एज़ ए एजुकेशन पर्पज़ में आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि आपको भी जानकारी मिले। क्योंकि देखिए, हमारा मतलब मेन जो मकसद है, वो मकसद यही है कि आज इंडिया में स्टॉक ब्रोकिंग इन मतलब स्टॉक मतलब सॉरी देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो 2.5% के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ पे यूएस में 55% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये जो आंकड़ा है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को फिल अप करने के लिए हर व्यक्ति को स्टॉक मार्केट के ऊपर आना चाहिए। तो आना चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर ब्लाइंडली किसी भी स्टॉक पकड़ लीजिए, उसके बाद लॉसेस में बेच दिया और उसके बाद मार्केट को खराब और बेकार कह के भाग जाएंगे। ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आप सीख कर काम करिए। देखिए, मैं इस फील्ड में बहुत सालों का एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और कंटिन्यूअसली मैं इसके ऊपर स्टडी भी कर रहा हूँ और बहुत सारे मैंने कोर्सेज भी किए। उसके बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम मार्केट में आया था, तब भी मुझे भी बड़ा से बड़ा लॉस हुआ था क्योंकि तब पता नहीं था कि एक्चुअली करना क्या है। आप मुझे मत पता है कि हाँ, एक्चुअली मुझे करना क्या है। क्योंकि आप मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं जितने सारे ट्रेड लेता हूँ, वहाँ पे 100% प्रॉफिट होता है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि मैं जितने सारे ट्रेड लेता हूँ, वहाँ से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड में प्रॉफिट होता है और मेरा स्टॉप लॉस जो होता है बहुत छोटा है और टारगेट जो होता है कभी-कभी 5 टाइम्स 6 टाइम्स भी टारगेट मिल जाता है और 1:5 टाइम्स 1:6 टाइम्स भी टारगेट मिल जाता है। तो सोचिए, जब इस तरीके से टारगेट को आप पेशेंस के साथ बने रह के प्रॉफिट मतलब एक्वायर करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, मैं ठीक-ठाक सीख चुका हूँ और मैं खुद काम कर सकता हूँ। तो देखिए, मेरा मकसद यही है, मैं आपको खुद सिखा दूँ कि आप खुद ही ट्रेड कर पाएँ, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहें। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँ, उसका नाम है जुबिलिएंट फूड। तो जुबिलिएंट फूडवर्क जो एक फूड सर्विसेज कंपनी है, तो इसका जो मेन जो प्रोडक्ट है, इसका जो मेन ब्रांड है, वो है पिज़्ज़ा। और पिज़्ज़ा कौन-सा कंपनी का? डोमिनोज़। तो डोमिनोज़ पिज़्ज़ा जो सबसे पहले आपको इस पिज़्ज़ा इंडस्ट्रीज में पिज़्ज़ा हट और डोमिनोज पिज़्ज़ा, यही पिज़्ज़ा कंपनी इंडिया में एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट की है और पिज़्ज़ा आज आज हर व्यक्ति जानते हैं पिज़्ज़ा का प्रोडक्ट कैसे है। और सिर्फ पिज़्ज़ा के ऊपर कंपनी डिपेंडेंट नहीं रहे, कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट भी बेचे, जैसे हॉन्ग्स किचन। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो चाइनीज जो हॉन्ग्स किचन प्रोडक्ट है, ये भी कंपनी बेचते हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे कंपनी का प्रोडक्ट है। अगर इसका वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो कंपनी स्टार्ट हुआ 1996 से। तब से लेकर कंपनी आज तक चल रहा है और कंपनी का परफॉर्मेंस भी धीरे-धीरे करके ठीक हो रहा है। तो कंपनी का किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है आप देखेंगे तो 31,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। कंपनी का बुक वैल्यू 30 है और कंपनी का करंट प्राइस 480 है। इसका मतलब बुक वैल्यू के बहुत ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर 100 कंपनी अगर ढूँढेंगे तो उनमें से आपको 5 कंपनी शायद आपको मिले जो बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बाकी 95 कंपनीज़ आपको ये मिलेगा कि बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसको आपको देखना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि उसको देखेंगे तो कभी ट्रेड नहीं कर पाएँगे। तो कंपनी का पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो 118 के आसपास है। मेरे हिसाब से पी रेशियो थोड़ा-सा हाई है। कितना हाई है मैं आपको बता दूँ कि एक टाइम कंपनी का पी रेशियो कहाँ तक चला गया था, 250 तक, 239-40 तक। और अभी जो करंट पी रेशियो लो हुआ था मार्च 2023 में, और एक जो लो था वो कोविड की जो लो सिचुएशन था उसी रेंज में आया था। इसका मतलब जिस रेंज में कंपनी को आना चाहिए था, वो रेंज को कंपनी अचीव किया और वहाँ से एक बड़ा जर्नी करने के लिए कंपनी तैयार हो रहा है। क्योंकि देखिए, कोविड के टाइम्स के बाद ही यहाँ पे धमाका हुआ था, तो मेरे हिसाब से उसी रेंज में आया तो फिर से एक धमाका होगा। हाँ, आप कह सकते हैं कि कोविड के टाइम में जिस तरीके से कंटिन्यूअसली धमाका हुआ था, यहाँ पे उस तरीके से कंटिन्यूअसली ना होकर थोड़ा-सा करेक्शन, थोड़ा-सा इस तरीके से परफॉर्मेंस हो सकते हैं। तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस, कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है, तो कंपनी का सेल्स देखिए 1200 करोड़ से बन चुके हैं 1300 करोड़। एक्सपेंस 960 करोड़ से बन चुके हैं 1100 करोड़। और कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 113 करोड़ से बन चुके हैं 29 करोड़। तो इसका मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे घट चुके हैं। क्यों घटा है वो भी आपको देखना चाहिए। इस नेट प्रॉफिट घटने के पीछे एक ही कारण है, कंपनी के जो एक्सपेंस है वो कंपनी इस बार कंट्रोल नहीं कर पाया, ज़्यादा एक्सपेंस किया। उसके साथ साथ कंपनी को इस बार हाईएस्ट टैक्स पेमेंट करना पड़ा। लास्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी डबल के आसपास कंपनी टैक्सेशन पे किया। तो आप कहेंगे सर, जब कंपनी के ऊपर शेयर में करेक्शन हो रहा है, शेयर गिर रहा है,
तो उस टाइम प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना चाहिए शेयर को भगाने के लिए। तो यहाँ पे टैक्सेशन क्यों ज़्यादा पेमेंट करता है? क्योंकि शेयर का प्राइस तो गिरेगा, साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट भी कम दिखेगा। तो यही तो खेल है। ऑपरेटर क्या करते हैं, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं कि वो एफआईएस, डीआईएस के जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो इसी इसी खेल में खेलते हैं। वो क्या करते हैं, अच्छे कंपनी को वो सस्ते दामों में ले आने के लिए उसका प्रॉफिट को कम दिखाते हैं। इस प्रॉफिट कम देखने के बाद बहुत सारे पब्लिक माल बेचेंगे, तो शेयर नीचे आएगा और वो सस्ते दामों में खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अगर इसी चीज़ को मैं चार्ट पैटर्न के हिसाब से समझाऊँ, तो ध्यान से देखना, कंपनी का हाई प्राइस कहाँ पे था? कंपनी का हाई प्राइस था, आप देखेंगे तो 900, चलो 900 के ऊपर। तो अभी कंपनी का करंट प्राइस कितना है? 480 रुपीज़ के आसपास। तो कंपनी 400 लेवल्स तक भी आया था। तो इस तरीके से नीचे लेके आया क्यों? आपको क्या लग रहा है कि कंपनी में खराबी है, कंपनी बर्बाद हो जाएगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। ऑपरेटर इसको नीचे लेके आए और उसके बाद इसी रेंज को देखिए ब्रेकआउट करने के बाद ही एक बड़ा रैली हुआ था। तो यहाँ पे इसीलिए लेके आया क्योंकि वो फिर से यहाँ पे माल खरीदना चाहते हैं। उसके बाद एक बड़ा रैली दिखाकर वो ऊपर ले जाएँगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ट्रेंड बना, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे एक अपर साइड का ट्रेंड बन रहा है। कंटीन्यूअसली वो अपर साइड का ट्रेंड बनाते चला जाएँगे। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए एज़ अ लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बाकी आप समझदार हैं, उस हिसाब से काम करना। क्योंकि एक चीज़ आपको ये भी देखना चाहिए, क्योंकि जब डीएस के पास 14% का होल्डिंग था, आज वो बढ़ के कहाँ पे आ गया? 22% के आसपास। एफएस के पास 37% का होल्डिंग था, वो आज बढ़ के कहाँ पे आ गया? 25% के आसपास। तो यहाँ पे जो पॉजिटिवली जो इम्पैक्ट देखने को मिला, वो मेरे हिसाब से बेस्ट लेवल में है। क्योंकि कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन इसी तरीके से काम करते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर वॉच ज़रूर करिए, स्टडी ज़रूर करिए, उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, आईडीएफसी फास्ट बैंक। इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। कुछ दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, सर मैंने इस लेवल में एंट्री लिया हूँ, अब क्या करूँ? मैंने इस लेवल में मेरा एंट्री है, तो मैं प्रॉफिट बुक करूँ? तो ऐसे क्वेश्चन मुझे प्लीज़ मत करिए, क्योंकि मैं कोई भी स्टॉक के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं करता, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। अगर आपको सही लगा कि हाँ, सही टाइम ने आपने एंट्री लिया है, आपको अगर आपके टेक्निकली चार्ट पैटर्न के कंपनी के ऊपर भरोसा है, कंपनी का परफॉर्मेंस के ऊपर भरोसा है, तो आप कंटिन्यू ज़रूर कर सकते हैं। तो ये भी आपके राय के हिसाब से, मेरे राय के हिसाब से नहीं। मैं जब ट्रेड लेता हूँ, मैं आपको मेंशन कर ही देता हूँ, मेरे एंट्री लेवल कहाँ पे है और मेरा टारगेट कहाँ तक रहेगा। हाँ, मैं स्टॉप लॉस आपके साथ मेंशन नहीं करता हूँ, क्योंकि वो आपको ये हो जाएगा कि मैं आपको कोई टिप्स दे रहा हूँ। देखिए, मैं कोई टिप्स नहीं देता, मेरा काम है आपको सिखाना, समझाना, तो इसलिए स्टडी करते रहिए। तो कंपनीज़ के ऊपर मैं एक चीज़ बता दूँ, कंपनी का पी रेशियो 21 के आसपास है। आरओसी, आरओई बेस्ट लेवल में देखने को मिला। इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे भी देखिए कंपनी का 12 के आसपास है। मतलब थोड़ा-सा हाई है, फिर भी 10 से 30 के अंदर है, तो मेरे हिसाब से पी रेशियो ठीक-ठाक लेवल में है। और रही बात कंपनी का एनुअली इनकम, शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ। कंपनी अच्छा खासा डेप्थ भी लिया। तो कंपनी कितना कर्जा लिया? देखिए, तो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद को कर्जे को ग्रोथ कर रहा है, मतलब कर्जे को धीरे-धीरे करके वो बढ़ा रहा है। इस बार हाईएस्ट कर्जा लिया गया, तो फाइनेंस कंपनी जितना कर्जा लेंगे, उतना ही प्लस पॉइंट के हिसाब से सोचना है। ऐसे नहीं कि कर्जा ज़्यादा ले लिया, कंपनी खराब हो गया, बर्बाद हो गया, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी में ज़्यादा कर्जा लिया जा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स तो है उस कंपनी के ऊपर। तो रही बात कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में, आप ध्यान से देखना, कंपनी के ऊपर क्वार्टरली जो रिजल्ट बना, रेवेन्यू जो है, वो इस बार हाईएस्ट रेवेन्यू देखने को मिला। उसके साथ-साथ कंपनी के एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखा और उसके साथ-साथ कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट भी जनरेट करके दिया। और इस सालों में, इस क्वार्टर में कंपनी का जो एनपीए है, वो सबसे लो एनपीए देखने को मिला है। तो जब सारे पैरामीटर्स कंपनी के फ़ेवर में है, तो उस कंपनी के ऊपर डरना मतलब डरना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से डरना नहीं चाहिए और मैं तो डरूँगा नहीं। तो आप डर रहे तो आप उस हिसाब से काम करिए। तो एफआईएस के पास भी देखिए होल्डिंग किस तरीके से इंक्रीज़ हुआ, क्योंकि एफआईएस को पता है कि इस कंपनी धमाका करने वाले हैं। तो पहले ही देखिए धीरे-धीरे करके वो स्टेक को इंक्रीज़ किया और डीएस ने भी स्टेक को इंक्रीज़ किया, थोड़ा-सा स्टेक बेचा और पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है और प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स है। तो रही बात इस कंपनी के ऊपर, एज ए चार्ट पैटर्न के हिसाब से मैं आपको पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, एक कप विथ हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ है। तो कप विथ हैंडल पैटर्न जब क्रिएट होता है, तब उस लेवल को ब्रेकआउट के हिसाब से देखना चाहिए। तो कहाँ पे ब्रेकआउट हुआ? तो इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, तो मैंने आपको मेंशन किया कि इस लेवल में एंटी लेवल बना और जो टारगेट यहाँ पे निकल कर आ रहा है, टारगेट किस बेसिस में दिया गया वो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे जो कप का जो साइज है,
इसका आपको साइज को मार्किंग कर लेना, उस बेसिस में यहाँ पे टारगेट दिया गया है। टारगेट दिया गया मतलब टारगेट बना है। तो 74% के आसपास गेन यहाँ पे देखने को मिला है। अगर मान के चलिए 2 साल में भी आपको 74% का गेन मिला, तो भी बड़ी बात है। तो मुझे नहीं लगता 2 साल लगेगा, जिस तरीके से इकोनॉमिकली इंडिया का ग्रोथ हो रहा है और जिस तरीके से बैंकिंग सेक्टर भाग रहा है, तो मेरे हिसाब से 1 साल नहीं 6 मंथ के अंदर-अंदर ही टारगेट हो सकता है। देखिए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं आपको 100% गारंटी दे दूँ कि होगा ही करके। तो मैं एक प्रेडिक्शन लेकर चल रहा हूँ, मेरे एक व्यूज़ है, उस व्यूज़ को मैं लेके चल रहा हूँ। तो बाकी देखा जाएगा फ्यूचर में क्या होने वाला है। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। एक्चुअली कंपनी का नाम है पेटीएम। देखिए, आज आप देखेंगे तो इंडिया 11 कंट्रीज में खुद का जो यूपीआई सिस्टम है, यूपीआई, इस सिस्टम को मतलब लॉन्च करने वाला है। आज देखेंगे तो मतलब यूरोप में जो आईफेल टावर है, तो वहाँ पे भी मतलब तो यूरोप कंट्री में भी आईपीएल जो टावर है वहाँ पे यूपीआई सिस्टम स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने कि आप इंडिया से अगर घूमने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपको यूपीआई सिस्टम देखने को मिलेगा, तो आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जब इंडियन गवर्नमेंट खुद की जो यूपीआई सिस्टम को बाहर की कंट्री को बेच रहा है, तो सोचिए उस सिस्टम को बेचने का मेन मकसद है कि इंडिया इंडिपेंडेंट रहे, हर जगह पे हर कंट्रीज में जाने के बाद डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। तो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट ना रह के खुद की ऐप्स के माध्यम से, देसी ऐप के माध्यम से, जो फर्स्ट इन्वेंट इंडिया ने किया यूपीआई का सिस्टम, जो बाहर की कंट्रीज अभी उसको एक्वायर कर रहे हैं और उस तरीके से टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो पेटीएम उसी सेक्टर के ऊपर एक कंपनी है जिसका फ्यूचर में मेरे हिसाब से ग्रोथ होने का चांसेस भी हो सकता है। तो फिर भी मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे वीकनेस है जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। क्योंकि कंपनी का मार्केट कैप आपको सही में बहुत बड़ा दिखेगा, मगर एक पॉइंट्स आपको ये मेंशन करूंगा कि कंपनी के पास कर्जा नहीं है, कंपनी कोई लोन नहीं लिया। चलो अच्छी बात है। तो आप कहेंगे सर कंपनी बिजनेस कहाँ से स्टार्ट किया, कैसे किया? देखिए, कंपनी का बिजनेस जितने सारे स्टार्टअप बनते हैं तो उसके लिए फंड का जरूरत होते हैं। देखिए, आप शार्क टैंक देखे होंगे, शार्क टैंक आप देखे होंगे। शार्क टैंक के माध्यम से क्या किया जाता है, मान के चलिए आपके कोई स्टार्टअप है, आपको फंडिंग का जरूरत है, तो आप फंड देने वाला व्यक्ति को ढूंढते हैं। तो शार्क टैंक एक इस तरीके से प्रोग्राम है जहाँ पे जाकर आप परफॉर्मेंस करेंगे, तो अगर आपको कोई भी इन्वेस्टर मिले तो वहाँ से मिल सकते हैं। तो सेम टू सेम आपको पेटीएम को जो फंडिंग मिला वो इन्वेस्टर से मिला। तो आज पेटीएम लिस्टिंग क्यों हुआ? आज लॉसेस कंपनी, इतना बड़ा लॉसेस कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग क्यों हुआ? क्योंकि इसके जितने सारे अ, मतलब जितने सारे इसका इन्वेस्टर है, वो मतलब वो खुद के स्टेक बेचने के लिए इसको मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग किया और इसका फायदा डायरेक्टली वो उठा लिया और पब्लिक को इसके इसके अंदर मतलब बर्बाद करके चला गया। क्योंकि देखिए, एफएस के पास इस एफएस के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास था? एक्चुअली दिसंबर मंथ में आप देखेंगे तो एफएस के पास भी होल्डिंग नहीं था, प्रोमोटर तो नहीं थे, और देखिए डीएस के पास भी होल्डिंग नहीं था। सबके सबके जो माल था वो किसको बेचा था? पब्लिक को। अभी देखिए धीरे धीरे करके पब्लिक के पास नेक्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा होल्डिंग्स हो गया, और उसके बाद देखिए एफआईएस और डीएस के पास होल्डिंग क्या पे था? एकदम ना के बराबर। धीरे धीरे करके एफआईएस ने होल्डिंग्स को बढ़ा दिया और पब्लिक का भी होल्डिंग्स कम हो गया। और यहाँ पे होल्डिंग्स क्यों बढ़ाया गया उसके पीछे में कारण सबके साथ डिस्कस किया हूँ, क्योंकि यूपीएस सिस्टम ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में अभी काम करेंगे। तो इस बेसिस में मुझे लगता है पेटीएम का सिस्टम धीरे धीरे करके ग्रोथ होगा। और पेटीएम का सिर्फ ईपीएस सिस्टम का बिजनेस नहीं है, उसका बैंकिंग सिस्टम भी स्टार्ट हुआ, उसके साथ साथ स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी भी बन चुके हैं, फाइनेंस कंपनी भी बन चुके हैं। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ से कंपनी को मिल सकता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए सोचिए, मैं ये कहूंगा कोई भी मौका मिले एज ए ट्रेडिंग के पर्पस में, तो उस मौके को फायदे के हिसाब से उठाइए। तो क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो लगातार लगातार लॉसेस, जो कंपनी कंटिन्यूसली लॉस कर रहा है तो उस कंपनी के ऊपर मैं निवेश करने के लिए कभी नहीं सोचूंगा। और बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर रिजर्व जो है वो अच्छा खासा है, कर्जा तो ना के बराबर है। कंपनी के ऊपर देखिए लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो यही लायबिलिटी कंपनी को खा जा रहा है, और मेरे हिसाब से इस लायबिलिटी ही कंपनी को बर्बाद भी कर सकते हैं। तो बाकी आप इसका चार्ट पैटर्न्स देखेंगे तो देखिए किस तरीके से पेटीएम का जो चार्ट पैटर्न्स बना था, आप देखेंगे जब से कंपनी स्टार्ट हुआ, जब से लिस्टिंग हुआ, तब से लेकर शेयर में करेक्शन हो रहा है। ऐसे नहीं कि तब से लेकर कुछ ऊपर गया उसके बाद करेक्शन हो रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। मतलब लिस्टिंग होने के लिए ही शायद मुझे लगता है, लिस्टिंग के लिए ही वेट कर रहा था बड़े बड़े इन्वेस्टर, बड़े बड़े ऑपरेटर। तो जब लिस्टिंग हुआ उसके बाद धड़ाधड़ माल बेचना स्टार्ट कर दिया। तो आप ध्यान से देखना यहाँ पे जो लेवल्स है, टॉप लेवल से अगर मैं ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो 77% क्रैश हो गया था।
अभी करंट जो सिनेरियो है उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी अभी करंट जो प्राइस है उस हिसाब से 54% के आसपास करेक्शन हुआ। देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली यहाँ पे टेट लेता, मगर मैंने टेट इसलिए नहीं लिया क्योंकि कंपनी आज तक प्रॉफिट ही नहीं दिखाया। जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा लाइबिलिटीज भी है, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करके मैं क्या करूं? मेरा खुद का पैसा फंसा फंसा कर मुझे मतलब इस मामले में नहीं पड़ना है। तो मैं इस तरीके से कंपनी को अवॉइड करता हूँ। तो आप कहेंगे सर क्या कोई ट्रेड बना है स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए? तो फिलहाल के लिए तो कोई भी ट्रेड नहीं बना, क्योंकि एक देखा जाए तो शोल्डर कम हेड बना था, और उसके बाद यहाँ पे मुझे कोई शोल्डर देखना चाहिए। तो यहाँ पे कोई शोल्डर बनेगा तब मैं एंटी जरूर लूंगा, और तब मैं आपके साथ मेंशन भी करूंगा। और एंटी लूंगा का मतलब है मैं सबसे कम अमाउंट, मतलब आज तक के जितने सारे स्टॉक के ऊपर मैंने एंटी लिया हूँ उससे सबसे कम एंटी लूंगा, सबसे एकदम मिनिमम एंटी लूंगा। क्योंकि प्रेडिक्शन के लिए मैं एंट्री लूंगा। क्यों? क्योंकि जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है उसमें मैं ज्यादा पैसा नहीं लगाने वाला हूँ, चाहे वो कोई भी चार्ट पैटर्न मुझे क्रिएट करके ना दे। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। हाँ, और एक कंपनी रहेगा जिसका नाम है फोकस बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड। देखिए फोकस बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड एक मिसलिनियस कंपनी है। कंपनी बहुत छोटा है। कंपनी के पी रेशियो, कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो बहुत हाई है। आरओसी आरओई तो बेस्ट है। कंपनी के छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि कंपनी 22 करोड़ का कंपनी है, तो 44 लाख का कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है। कंपनी के पास कोई भी डेप नहीं है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स देखिए लगातार हर क्वार्टर्स में इंक्रीज होता जा रहा है। कंपनी के एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे है, जिसलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार लगातार बढ़ते जा रहा है। इस बार कंपनी हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया, इसीलिए शायद कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो क्या है? बोनस का 4:5 रेशियो का बोनस मिलेगा। इसका मतलब हर 5 साल में आपको 4 बोनस के हिसाब से मिलेंगे। तो ये था कुछ कंपनी का अपडेट्स। तो मेरे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। और मेरे वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होता है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज स्टडी करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।